अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट। आज से 2 साल पहले की बात है कि मैं आपके साथ काफ़ी टॉपिक पे बात कर चुका हूं और बीच में ये सिलसिला रुक गया था। दोबारा एक नया टॉपिक है, वो हमारी जनरेशन को, हमारे तमाम फेलोज़ को, हमारी नेशन को ये सुनने वाला है। आजकल की जवान जो नस्ल है उसको सुनने वाला एक टॉपिक है कि एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने का कानूनी तरीका क्या है। एक इंतहाई दिलचस्प मौजू, लेकिन इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि पहले की है, कि आप मेरे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी आइंदा आने वाले अहम टॉपिक्स हैं उन पे बात हो सके। इसके अलावा आप मुझे बज़रिया फ़ोन कॉल्स, बज़रिया SMS मैसेज कर सकते हैं, टॉपिक पे नया टॉपिक को बता सकते हैं कि जिसमें मैं नए टॉपिक के बारे में आपसे कोई गुफ्तगू जो है वो कर सकूं या लॉ पॉइंट के हिसाब से उस पर रोशनी डाल सकूं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि हम जब भी अपने चैम्बर्स में होते हैं, हमारे पास नौजवान लड़के आते हैं जो ये कहते हैं जी कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है, लेकिन जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही होती। वो आदमी या लड़के पहले से शादीशुदा होते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने आप को छुपा लें। रिजल्टेंटली जो निकाह ख्वां आता है तो वो उसको ये कहते हैं जी कि आप जो हमें गैर शादीशुदा जो है वो कॉलम में लिखते हैं। जब उनसे तलब किया जाता है कि आपके पास कोई इजाज़तनामा या सासी कौंसल वगैरह का कोई है, तो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास कोई इजाज़तनामा ना सासी कौंसल का है ना बीवी की तरफ से है, बस आप ये लिख दें कि हम गैर शादीशुदा हैं। हालांकि उनको इसके कंसिक्वेंसेस का, इसके रिजल्ट का, इसके नतीजे का नहीं पता होता कि अगर ये गलत कॉलम का अंदराज करवाते हैं तो वो काबिल सज़ा जुर्म है, जो कि निकाह खां भी उसमें शरीक है, उसके गवाहान भी शरीक हैं, और जो ये कॉलम जो पुर कराने वाला बंदा है वो खुद भी उसमें शरीक है, और ये काबिल तज़ीर जुर्म है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बीवी अगर किसी शख्स के पास हो और उसकी ये ख्वाहिश है कि जैसे कि इस्लाम में 4 शादियाँ जो हैं वो जायज़ हैं, वो क्या तरीक़ाकार है। मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि हमारा जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से उसको बनाया जाता है, और कोई चीज़ भी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी में नहीं शामिल की जाती। अगर कोई चीज़ कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो तो उसको कानून का हिस्सा नहीं बनाया जाता, वो हमारे मुल्क का कानून नहीं बन सकता। अब मैं शुरू करता हूँ कि अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके घर में एक बीवी मौजूद है और उसकी मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप इतने साबित हैसियत हैं कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसका तरीका एक राइज है। वो तरीका क्या है उसका मैं आपको कानून बता देता हूँ। ये मैं आपके सामने किताब पेश कर रहा हूँ, मुस्लिम फैमिली लॉज की ये बुक है जो शादी मियाँ बीवी के मुतल्लिक है, और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो होती है द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। उसका सेक्शन 6 है जिसको हम पोलीगैमी कहेंगे, मतलब कसरतुल अज़वाज। अब ये है कि एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने के बारे में हम कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो मैं वो जो कानून है अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई जुर्म आयद नहीं होगा, और आप 2 बीवियां रख सकते हैं, और अगर मज़ीद आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हैं मैं वो तरीक़ाकार बता देता हूँ। वो द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 96 का सेक्शन 6 है, और 6(1) में ये तरीक़ाकार बताया गया है। मैं बेसिक लॉ पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा भी बताऊँगा, जो दूसरा है वो भी बताऊँगा ताकि सबकी समझ में आ सके। द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 96 उसका सेक्शन 6(1) है पोलीगैमी कि नो मैन
during the subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। यानी कोई शख्स किसी एक शादी या बीवी के मौजूदगी में सासी कौंसिल की तहरीरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी ना करेगा और ना ही कानून हज़ा के तहत ऐसी बगैर इजाजत शादी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसमें आपको सासी कौंसिल की तहरीरी इजाजत लेना पड़ेगी, सासी कौंसिल उसमें इजाजत देगी, आप उसका अंदराज जो है वो निकाहनामा के कालम में करवाएंगे और इसके तहत आपको आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी और आपकी दूसरी शादी हो जाएगी। जो अगला स्टेप है वो ये है कि एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब सेक्शन 1, जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया, शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर टुगेदर विद द प्रेस्क्राइब्ड फी एंड शैल स्टेट रीजंस फॉर द प्रपोज्ड मैरिज एंड वेदर द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइव्स हैज बीन ऑब्टेन्ड देयर टू। यानी चेयरमैन सासी कौंसिल के पास से दूसरी शादी का इजाजतनामा हासिल करने के लिए मरवजा कानून के मुताबिक सराहत करदा फीस अदा करके दरखास्त गुजारी जाएगी, जिसमें दूसरी शादी के लिए इजाजतनामा की वजूहात तहरीर की जाएंगी और देखा जाएगा कि क्या दरखास्त के साथ पहली बीवी या बीवियों की इजाजत हासिल की गई है कि नहीं है। यानी कि ये अगला स्टेप हो गया कि सासी कौंसिल है, उसके बाद उसमें बीवी की इजाज़त जो है वो भी ज़रूरी है कि जो आपके पास बीवी आपके पास मौजूद है उसका भी तहरीरी इजाज़तनामा होगा और आपको ये एप्लीकेशन सासी कौंसिल के पास देनी पड़ेगी कि मैं इन वजूहात, और उसमें वो वजूहात लिखने पड़ेंगे कि जिन वजूहात की बिना पर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो इसका है वो सेक्शन 6(3) में बताया गया है कि ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन under subsection 2 the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions if any as may be deemed fit the permission applied for। यानी दरखास्त वसूल होने के बाद चेयरमैन सासी कौंसिल खामंद और बीवी या बीवियों की तरफ से एक नुमाइंदा मुकर्रर करवाएगा जो सासी कौंसिल में पेश होगा और मसालती कौंसिल अगर दूसरी शादी की वजूहात से मुतमिन होकर कि दूसरी शादी जरूरी है का इजाजतनामा जारी कर सकती है। आपने ये सारे स्टेप जो हैं वो ज़हन में रखने हैं कि उसके लिए एक एप्लीकेशन है, उसमें जो बीवी या बीवी की तरफ से इजाज़तनामा है और उसकी तरफ से एक नुमाइंदा मुकर्रर होता है। फिर सासी कौंसिल ये देखती है कि ये जो वजूहात दूसरी शादी के लिए लिखी हैं आया वो ठीक है या नहीं, अगर वो मुतमिन है तो फिर उसको दूसरी शादी का इजाज़तनामा दे दिया जाता है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये स्टेप बाय स्टेप ज़हन में रखें, ये नहीं कि कोई एक स्टेप को छोड़ दें, इस सारा प्रोसेस आपको अपनाना होगा तब आपको जाके दूसरी शादी की इजाजत मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी कि इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर द डिसीजन एंड एनी पार्टी में इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फी प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन in the case of West Pakistan to the collector and in the case of East Pakistan to the subdivision officer concerned, and in his decision shall be final and shall not be called in question in any court। मसालती कौंसिल ऐसी दरखास्त का फैसला करते वक्त वजूहात तहरीर करेगी और कोई भी फरीक मियाँ बीवी मुकर्रर वक़्त और कानून के तहत अदायगी फीस के बाद मज़कूरा फैसला के खिलाफ निगरानी
मगरबी पाकिस्तान की सूरत में कलेक्टर के पास और मशरकी पाकिस्तान की सूरत में सब डिविजनल ऑफिसर के पास दायर करेगा, जिसका फैसला फाइनल होगा। यहां तक जो है कि अगर किसी को इतराज है दूसरी शादी पे तो उसकी वो रिवीजन में उसकी निगरानी में जा सकते हैं, और वो जो रिवीजन है हमारे पास वो कलेक्टर साहब के पास है। यानी कि हम जहां पे चेयरमैन सियासी कौंसिल है, सियासी कौंसिल के फैसले से कोई बंदा मुतमिन नहीं है तो उसके उस फैसले को निगरानी में कलेक्टर के पास चैलेंज किया जा सकता है। अब आ जाती है बात, अगला जो है वो सेक्शन 65 कि अगर कोई बंदा ये तरीका अडॉप्ट नहीं करता, जो मैंने ये सारा तरीका आपको बार बार बताया, जहन नशीन करवाया कि कैसे चेयरमैन सियासी कौंसिल के पास दरखास्त देनी है, उसके साथ क्या क्या लफून है, सियासी कौंसिल ने मुतमिन होकर फैसला कर देना है, फैसला करने के बाद अगर कोई पार्टी मुतमिन नहीं है तो उसने उसको चैलेंज कर देना है। अगर ये तरीका अडॉप्ट नहीं किया जाता तो तब क्या होगा? आया हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी या सजा बनती है या नहीं बनती? वो सेक्शन 65 में लिखा हुआ है कि एनी मैन हु कंट्रैक्ट एन अदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल, लफ्ज़ शैल है इसमें इस्तेमाल हुआ, और ये ऑर्डर होता है कि जिसमें जब शैल आ जाता है तो वो चीज लाजमी हो जाती है कि अगर कोई मुतलका सासी कौंसिल की इजाजतनामा के बगैर पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 65A जो आगे आता है वो ये है कि पे इमीडिएटली द एंटायर अमाउंट ऑफ द डॉवर विद द प्रॉम्प्ट ऑफ डेफर्ड ड्यू टू द existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue and कि अगर वो शादी करता है तो हक महर जो इंदल तलब पहली बीवी का है वो है या जैसा भी है वो फौरी तौर पर काबिल अदायगी होगा, और अगर ऐसा नहीं करता, अगर वो फौरी तौर पर अदा नहीं किया जाता तो जो उसके बकाया जात हैं वो ऐसे हासिल किए जाते हैं जैसे मालिया के जो रेवेन्यू कोर्ट जो हैं वो अपने रिकवर करने के लिए, अपने बकाया जात वसूल करने के लिए तरीकाकार अडॉप्ट करती है, वही तरीकाकार जो है वो इन एरियाज की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे हक महर की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो 65B है इसमें सजा है कि अगर कोई शख्स पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बगैर इजाजत दूसरी शादी करता है तो बी में क्या लिखा है, ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पुनिश्ड, ये इसमें कंप्लेंट इस्तगासा है, बी पुनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद मे एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज ऑन और विद बोथ। अब जहां तक सजा का तल्लक है कि अगर पहली बीवी को मौजूदगी में दूसरी शादी को बंदा करता है तो उसको सजा क्या होती है और जुर्माना कितना होता है? तो पहले जो मुस्लिम फैमिली लॉ में जो ऑर्डिनेंस में जो सजा दी गई है उसके वो सजा है सेक्शन 65B में कि अगर बीवी की तरफ से इस्तगासा किया जाता है तो उसको 1 साल कैद या 5,000 रुपया जुर्माना था। ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पुनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विद बोथ, या दोनों। लेकिन बाद में उसमें पंजाब अमेंडमेंट आ गई, जो तरमीमी एक्ट में आया उसमें जो तरमीम की गई वो ये की गई है कि ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पुनिशेबल विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड विद फाइन और ऑफ 500,000 रुपीज। यानी कि जो तरमीम है उसमें यह है कि अगर बीवी की तरफ से शौहर के खिलाफ दूसरी शादी की सूरत में जो इस्तगासा किया जाता है तो उसको 1 साल जेल की सजा है और उसका जो जुर्माना है वो 5 लाख रुपए है, या जुर्माना या सजा दोनों दी जा सकती है। इसलिए कभी भी अपनी बीवी की इजाजत के बगैर या सासी कौंसिल का जो तहरीरी इजाजतनामा है उसके बगैर दूसरी शादी
करना एक गैर कानूनी है और जुर्म है, जो मैंने आपको उसकी जो गैर कानूनियत भी बता दी और उसका जो जुर्म है वो भी बता दिया और उसका जो इसकी सज़ा है वो भी बता दी। अलबत्ता ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे आजकल शादियों का रिवाज आम हो चुके हैं और दूसरी शादी जो है वो चुपके से कर ली जाती है, लेकिन बीवियां कुछ नहीं कर सकती। तो वो तमाम मर्द व ख़वातीन, लड़कियां और लड़के तमाम ये सुन लें कि अगर कोई बंदा अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में उससे निकाह ख़त्म किए बगैर, उसको तलाक दिए बगैर अगर दूसरी शादी करता है या अपनी पहली शादी को खुफिया रखता है, तो वो सामने आने पर जो बीवी है वो अपने बंदे के खिलाफ इस्तगासा करके उसको 5 लाख रुपए जुर्माना या 1 साल की सज़ा या दोनों सज़ा और जुर्माना दोनों करवा सकती है। लिहाजा आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से अहम है कि जैसे ये शरह तलाकों की शरह बढ़ती जा रही है, दूसरी शादियों की शरह बढ़ती जा रही है, हमें कम से कम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को ज़रूर सुनना चाहिए और ख़वातीन और हज़रात को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई वायलेशन होती है तो हमारे पास जो लीगल राइट है, जो हमारा कानूनी हक़ है, वो क्या है। अक्सर ख़वातीन चुप हो जाती हैं, अक्सर घर टूटते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर कानून में उसकी गुंजाइश हो तो वो ज़रूर जो है वो इसको अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर कानून से अपनी दादरसी लेनी चाहिए और बेशक बिलाशुबा जो कानून का दरवाज़ा है वो खटखटाना चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ कि आज का जो मैंने टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है वो आप लोगों की समझ में आया होगा और इस कानूनी पॉइंट का पता चला होगा। मैंने जिस कानून का भी हवाला दिया है उसको अंग्रेज़ी उर्दू तर्जमे के साथ आपको बताया है ताकि तमाम को जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे इस चीज़ के बारे में, कानून के बारे में पता चल जाए कि अगर ऐसा मसला होता है तो उसका जो हल है वो कानून में कहाँ पे है और हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें वो झिझकने या शर्माने वाली कोई बात नहीं होती। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि इतनी देर बाद आने के बाद आज आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और नए टॉपिक चाहते हैं तो मुझे आप जो SMS कर सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी मामला आपके साथ होते हैं, कोई नए टॉपिक हैं जो आप सुनना चाहते हैं कि इसका कानूनी हल क्या है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और इस सब्सक्रिप्शन की वजह से जो है वो मेरा आपसे रब्ता बना रहेगा। तो जो भी नया टॉपिक है आप मुझे गाइड कीजिए, मैं आपकी गाइडलाइंस पे चलते हुए इंशाल्लाह ताला जो टॉपिक आप देंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मुकम्मल तौर पे, कानूनी तौर पे आपको गाइड सकूं। थैंक यू वेरी मच। इंतज़ार रहेगा आपके SMS का, आपके मैसेजेस का। अल्लाह हाफिज़।